हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है अपने चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम के अंदर टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमारा टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। उस पार्ट के अंदर हमने जो है इस टॉपिक के बारे में बहुत साधारण तरीके से जो है जानने का प्रयास करा था कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम जो है इंक्लूड करते हैं, और पूरा ही ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी है इसे बड़ी गहनता से समझने का प्रयास किया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर हम जो है ये जानेंगे कि इस टॉपिक के बारे में, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अगर आपसे जो है किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आपको जो है वो रिटर्न में किस प्रकार से लिखना है, तो इस प्रकार से बता सकते हैं, जिसे कि मैंने जो है बड़े ही पॉइंट वाइज जो है और सिंपल टू सिंपलेस्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सपोज़ यानी हमें जो है कुछ एजम्पशन करनी है, वहाँ पे एज्यूम करना है कि इकोनॉमी हैज़ ओनली 2 सेक्टर। सेक्टर नंबर 1 है, वो कौन सा है? प्रोड्यूसर सेक्टर यानी उत्पादक क्षेत्र, और जो दूसरा है वो है हाउस होल्ड सेक्टर यानी गृहस्थ क्षेत्र। उसके बारे में हमने जान लिया था। हाउस होल्ड का मतलब हमने क्या जाना था? गृहस्थ था, गृहस्थ क्षेत्र। और प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर सेक्टर को हमने जो है उत्पादन क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना था। तो सबसे पहले ही हमारे स्टेप है, इसमें हमें पहले यही लिखना है कि सपोज इकोनॉमी हैज़ 2 सेक्टर, फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड सेकंड इज़ हाउस होल्ड सेक्टर। इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है कि हाउस होल्ड सेक्टर, जो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है हाउस होल्ड सेक्टर से। जैसे कि हमने इसका एक शॉर्ट जो है चार्ट भी बना रखा है, आप जो है वहाँ से भी समझ सकते हैं। ये मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है, बाकी इसकी ब्रीफ ये कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग हमने पार्ट नंबर 1 वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम उसमें ये लिखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर एरो लगा के, यानी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स यानी उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं जो हमारे उत्पादन को जो है सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड यानी ज़मीन या किसी भी हम ये कह सकते हैं कि गोडाउन या फैक्ट्री के रूप में, और लेबर यानी जो मज़दूरों की हम बात करते हैं, कैपिटल यानी हम जो है मशीनों की बात यहाँ पे कर सकते हैं, और एंटरप्राइज यानी हमने बात करी थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी भी प्रकार के बिजनेस को या किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी गाइडेंस में या जिसकी हम ये कह सकते हैं कि देख रेख में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के बारे में बात करती हैं या हमें जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्राइज जो है कुछ हम उस प्रकार की उस व्यक्ति को जानते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोवाइड पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उसने यहाँ से जो है हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर लिए थे प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बाद वो क्या करता है? वो पेमेंट उनको ये कह सकते हैं प्रोवाइड करता है। तो लैंड के बदले में वो क्या प्रोवाइड करता है? रेंट। और लेबर को वो क्या प्रोवाइड करता है? वेजेस एंड सैलरी। और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को वो क्या देता है? प्रॉफिट। जो भी हमारे प्रोडक्शन में जो हमें बेनिफिट होता है उसके अंदर से जो प्रॉफिट एक निश्चित मात्रा के अंदर वो एंटरप्राइज को उसकी पेमेंट के रूप में देता है। यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। आपको जो है कुछ इस प्रकार लिख देना है। नेक्स्ट जो है प्रोड्यूसर सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर? गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। किसको करता है? हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स को। हाउस होल्ड को हम यहाँ पे जो है कंज्यूमर के रूप में समझ सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की बात कर रहे हैं हम, जो चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड को गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंज्यूम करने के लिए। तो कंज्यूम तो वो करेगा, कंज्यूम करने के लिए उसे क्या करना होता है? उसे हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करता है? परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इन वस्तुओं और सेवाओं को वो परचेज करता है कंज्यूम करने के लिए बाय यूजिंग मनी। पैसा खर्च करने के बाद वो इन वस्तुओं को या इन सेवाओं का उपभोग करता है, उन्हें इस्तेमाल कर पाता है। अभी तक हमें जो है यहाँ पे सिंपल अपनी ये जो है बातें लिख देनी है। इसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो है इस चार्ट को लेकर चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है पहला स्टेप नंबर 1 जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करे, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या है बदले में पेमेंट्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर दी। उसके बाद क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही हो गया था यहाँ पे
किसको देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर उनको जो है कंज्यूम करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है, किस प्रकार, परचेज करके। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया। एक शॉर्ट जो है हम जो है ये कह सकते हैं कि शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग हम अपने इस चार्ट की अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं, और इसी को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमें यहाँ वर्ड टू वर्ड लिख देना है, जो कि हमने यहाँ लिखने का प्रयास करा है। तो यहाँ तक हमने जान लिया था कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग मनी, पैसे का इस्तेमाल करके वो इन गुड्स का और सर्विसेज को खरीद लेता है, किस चीज़ के लिए, कंज्यूम करने के लिए। अब बात आती है, अब यहाँ पे एक कंडीशन की बात होती है कि हम यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, कि जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर वो किस प्रकार से सुनिश्चित होता है। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है या जो सबसे अहम रोल है वो एक कंडीशन का होता है। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो सेविंग, कि अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी जो है सेविंग नहीं हो रही है, हमारे इकोनॉमी के अंदर 100% जो भी जो है हमारे पास इनकम है वो खर्च हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यही कि इफ़ देयर इज़ नो सेविंग इन इकोनॉमी देन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी परचेज्ड एंड इकोनॉमी वर्क्स इन अ सर्कुलर फ्लो। क्या होगा फिर, अगर सारी की सारी जो हमारी इनकम है वो सेविंग नहीं हो रही, वो खर्च हो रही है, तो क्या होगा, सारी की सारी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई थी वो परचेज हो जाएंगी, और परचेज होने के बाद क्या है, पेमेंट होगी, वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच जाएगी। प्रोड्यूसर सेक्टर फिर क्या है, वही जो हाउस होल्ड सेक्टर से सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रखे हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, वो उन्हीं को जो है फिर दोबारा जो है इनकम के रूप में देगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर गुड्स एंड सर्विसेज देगा, और गुड्स एंड सर्विसेज फिर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करने के बाद कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे यही जो है पूरा का पूरा साइकिल हमारी इकोनॉमी के अंदर वर्क करता है, जिसे हमने बात करी है यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। पहला प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को गृहस्थ क्षेत्र या उपभोक्ता क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी परचेज, अगर इकोनॉमी के अंदर कोई भी जो है किसी भी प्रकार की जीरो सेविंग है, कोई भी सेविंग नहीं हो रही, सारा का सारा ये कह सकते हैं इनकम जो है वो खर्च हो रही है, स्पेंड हो रही है, तो सभी जो है वस्तु और सेवाएं हैं वो क्या होंगी, खरीद ली जाएंगी उपभोक्ताओं द्वारा। इकोनॉमी जो है स्टार्ट कर देगी हमारी सर्कुलर फ्लो के अंदर वर्क करना, और इसी को जो है हम नेशनल इनकम के रूप में या इनकम के रूप में कैसे देख सकते हैं पीपल की, क्योंकि ये जो इनकम है कैसे आई है निकल के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन की लागत थी वो क्या थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन में जो है हमारे जो खर्चा आया था वो टोटल क्या था, वो यही था कि पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यही क्या है, इनकम ऑफ पीपल। तो यही कुछ ही हमें जो है इस प्रकार से लिख देना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद डायग्राम, तो डायग्राम के रूप में आप इसे जो है ऐसे रेक्टेंगुलर वे में भी बना सकते हैं, सर्कुलर वे में भी बना सकते हैं, वो आपके जो है चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली आपको जो है एक ऐसा चार्ट बना देना है, और ये कुछ मुख्य बातें आपको उसमें जो है अपने आंसर में लिख देनी है। आपके इस आंसर को जो है अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो वो किसी भी प्रकार के बोर्ड में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से जो है कंसीडर किया जाता है, और वहाँ पे जो है चांसेस होते हैं गुड मार्क्स मिलने के ज़्यादा। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हैं, चाहता तो मैं यहाँ पे भी जो है आपको पैराग्राफ लिख के बता देता, लेकिन पैराग्राफ का क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता है हमारे बोर्ड में जो टीचर आते हैं एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम पेपर को चेक करने के लिए, तो वो हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हम चीज़ों को जो है पॉइंट वाइज जो है वहाँ पे पेश करें, जिससे कि जो ये कह सकते हैं कि जो हमारे टीचर जाते हैं पेपर चेकिंग के लिए उन्हें आसानी हो कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करी हैं। तो ये हमारे पास जो है एक इस प्रकार का हम आंसर को ये कह सकते हैं कि इस ड्राफ्ट के रूप में जो है लिख सकते हैं, और अपने इस क्वेश्चन के बारे में इतने वर्ड्स अगर हम लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है इस क्वेश्चन के लिए बेहतर नंबर जो है मिल सकते हैं। आई होप आपको जो है ये मेरी जो वीडियो है पसंद आई होगी, और मेरा ये जो है आंसर लिखने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सबसे पहली और लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस टॉपिक को समझना है और बेहतर तरीके से, तो आप हमारे इस पार्ट नंबर 1 वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको जो है हो सकता है बहुत से जो हमारे व्यूअर हैं उनको जो है पार्ट नंबर 2 वीडियो देखने के बाद तुरंत वो जो चीज़ें हैं समझ में ना आए, तो पार्ट नंबर 1 वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद
जो है आप पार्ट नंबर 2 पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है तो आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।